यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिक्स हम देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बेसिक्स क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर आईओएस के लिए माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। इसका उपयोग डेटा का स्टोरेज करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए किया जाता है। इसमें कैलकुलेशन, ग्राफिक्स टूल्स और पिवट टेबल और माइक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे विजुअल बेसिक्स भी कहा जाता है जैसे फीचर्स होते हैं। एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक अभिन्न अंग है। बेसिक यूजर इंटरफेस की बात करें जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन है यहाँ पर। उसमें क्या होगा? क्विक एसिस्ट टूल बार होता है, मेन्यू बार और रिबन होता है यहाँ पर, और टाइटल बार होता है। तो रिबन में दिए गए कस्टम टैब में कमांड जोड़ करके कस्टमाइज बनाया जाता है, जिस प्रकार यहाँ पर लिंक दिखाया गया है। उसके बाद में जैसे कि एक्सेल 2010 का ये एक्सेल इंटरफेस है। इसमें कस्टमाइज दी रिबन होगा, और रिबन को कस्टमाइज करने के बाद में रिबन को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने के लिए शीट्स में दो कोने देते हैं। टॉप राइट कॉर्नर पर माउस एरो क्लिक करके इसको दिखाया गया है, जैसे कि यहाँ पर मिनिमाइज द रिबन और मैक्सिमाइज द रिबन कर सकते हैं। फिर माउस क्लिक करके हम कीबोर्ड पर उपलब्ध ऊपर, डाउन, राइट, लेफ्ट एरो की का उपयोग करके स्प्रेडशीट सेल के चारों ओर विभिन्न सेलों को मूव अराउंड कर सकते हैं, यानी स्थानांतरित कर सकते हैं। आप स्प्रेडशीट में दाहिनी और निचले भाग में मौजूदा एलिवेटर बार के उपयोग से अप और डाउन भी कर सकते हैं। एक स्प्रेडशीट में सैकड़ों कॉलम और हजारों रोज होती है। जब भी चाहे नेम बॉक्स पर क्लिक करके इसे A2 टाइप कर दिया, A1 टाइप कर दिया तो होम सेल पर जा सकते हैं, और फिर एंटर दबाएं तो होम पेज पर चले जाएंगे। सेल पर चले जाएंगे, जैसे A1 दबाएं तो होम पेज पर चले जाएंगे, सेल पर चले जाएंगे। इस विधि के द्वारा किसी भी सेल पर जा सकते हैं। सीधे शब्दों में रो और कॉलम टाइप करें तो एंटर की दबाएं तो आप उस सेल पर चले जाएंगे। फिर है बैक स्टेज व्यू। आप फाइल टैब पर क्लिक करके आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बैक स्टेज व्यू देख सकते हैं। ऑफिस बैक स्टेज व्यू सेव, ओपन, प्रिंट या डॉक्यूमेंट शेयरिंग करने के लिए ऑप्शन होता है। शीट और वर्कबुक की कल्पना करें। एक से अधिक मल्टीपल वर्कशीट और चार्ट से मिल करके एक्सेल दस्तावेज का निर्माण होता है, जिसे हम वर्कबुक कहते हैं। तो जब आप ऊपर बताए गए चरणों पर पालन करें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलने के लिए करते हैं। एक वर्कबुक खुलती है जिसे डिफॉल्ट के रूप में 3 वर्कशीट शामिल की होती है। आवश्यकता के अनुसार 3 से अधिक वर्कशीट भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त वर्कशीट को जोड़ने के लिए शॉर्टकट की Shift+F1 के संयोजन का इस्तेमाल किया जाता है। एक वर्कशीट में कुल 1,48,575 रोज होती हैं और 16,384 कॉलम्स होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सबसे छोटी इकाई और मूल पंक्ति रूप से कॉलम और स्तंभ का एक प्रतिच्छेद बिंदु होती है, जिसे हम सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर टॉप में सबसे बड़ा लेफ्ट मोस्ट सेल का A1 दिखाया गया है। A स्तंभ है और 1 यहाँ पर रो है, यानी कि A कॉलम है और 1 रो है। तो बाईं और लेफ्ट नेम बॉक्स में सेल का पता होता है। शीट में चारों ओर घूमने पर सेल का पता भी परिवर्तित होता है। आप आसानी से टैब दबा करके एरो की का उपयोग करके एक सेल से दूसरी सेल पर जा सकते हैं। अपने माउस पर क्लिक करके ड्रैग करने पर एक समय में एक से ज़्यादा सेल चुनी जा सकती हैं, और चुनी गई सेल्स को आप क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। चुनी गई सेल्स को हाईलाइट हो जाती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक सेल में निम्न बिंदुओं को शामिल किया जाता है। पहला है नंबर, कोई भी अल्पविराम जैसे कि दशमलव संख्या या करेंसी सिंबल या विराम चिन्ह। दूसरा शाब्दिक सामग्री जैसे टेक्सुअल कंटेंट, जैसे अक्षर, लेटर, प्रतीक आदि यूज किया जा सकते हैं। आदि संबंध रिलेटेड ना हो। तीसरा है फार्मूला, एक गणितीय समीकरण है, मैथमेटिकल इक्वेशन। चौथा है फंक्शन, जो जटिल कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन का शॉर्टकट के रूप में दर्शाने वाला नामांकित समीकरण है, यानी नेम्ड इक्वेशन है।
बेसिक एक्सेल की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नई वर्कबुक को बनाना कैसे किया जाता है। स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, ऑल एप्लीकेशन पर जाएं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएं, उसमें एक्सेल खोलें, न्यू बटन पर क्लिक करें और ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करें और एक्सेल डिफॉल्ट के रूप में एक रिक्त वर्कबुक यानी ब्लैंक वर्कबुक खुल जाएगी आपके यहाँ। फिर सेव और सेव एज कर सकते हैं। डिफॉल्ट रूप में एक्सेल 2010 फॉर्मेट में नई वर्कबुक का निर्माण होगा। वर्कबुक बनाने के बाद इसे उपयोग के लिए कंप्यूटर में सेव किया जा सकता है। एक नवनिर्मित वर्कबुक को सेव करने के लिए फाइल टैब पर जाएं और सेव एज का चयन कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे डायलॉग बॉक्स खुलेगा यहाँ पर। इमेज में दिखाए गए स्टेप का पालन करें और वांछित नाम डिजाइन नाम के साथ डिजाइन लोकेशन पर वर्कबुक को सेव कर सकते हैं। मौजूदा काम को वर्कबुक पर सेव करने के लिए क्विक एक्सेस टूलबार सेव पर क्लिक करके Ctrl+S भी दबा सकते हैं। अगर आप पहली बार सेव कर रहे हैं तो सेव को चुना है तो सेव एज डायलॉग बॉक्स भी प्रदर्शित हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट रूप में हर 10 मिनट में एक्सेल 2000 ऑटो सेव होता है। अगर आप कम से कम 10 मिनट के लिए वर्कबुक एडिटिंग कर रहे हैं तो एक्सेल ऑटो सेव वर्जन बना सकता है। ऑटो सेव किया गया वर्जन का उपयोग करने के लिए बैक स्टेज व्यू पर जाएं और इन्फो पर क्लिक करें तो ऑटो सेव वर्जन बन जाएगा। आप बिना किसी कंपेटेबिलिटी समस्या के एक्सेल 2010 एक्सेल 2007 यूजर्स के बीच वर्कबुक को साझा कर सकते हैं क्योंकि ये आसान फाइलें हैं। सेम फाइल टाइप यानी एक्सेल एक्सएक्स एक्सटेंशन के साथ इस्तेमाल करती हैं, लेकिन एक्सेल के पिछले संस्करण एक्सेलएस प्रारूप का उपयोग करते हैं तो पिछले संस्करण को प्रीवियस वर्जन के उपयोगकर्ताओं के साथ एक्सेल वर्कबुक को साझा करने और खोलने के लिए एक्सेल 97 2003 के रूप में वर्कबुक को सेव करने की जरूरत है। आप सेव एज डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध सेव एज टाइप पीडीएफ का उपयोग करके पीडीएफ फाइल के रूप में वर्कबुक को सेव कर सकते हैं। जीयूआई शॉर्टकट के उपयोग से खोलना, जैसे हम देखें स्टार्ट मेनू पर ऑल एप्लीकेशन में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर जा सकते हैं। एमएस वर्ड एमएस ऑफिस एक्सेल 2010 पर क्लिक करें, ओपन करें, डायलॉग बॉक्स में डिजायर्ड फाइल या फोल्डर पर जाएं और बाद में फाइल को डबल क्लिक करके खोल सकते हैं। नई वर्कशीट बनाना, नेक्स्ट हम देखें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नई वर्कशीट बनाना बहुत सरल है। जैसा कि पहले बताया गया, डिफॉल्ट रूप से प्रत्येक नए एक्सेल वर्कशीट में 3 वर्कशीट होती है जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। वर्कबुक के तल पर प्रदर्शित शीट 1, शीट 2, शीट 3 और अलग-अलग शीट को दर्शाती है। एक न्यू वर्कशीट को जोड़ने के लिए शीट 3 टैब के साथ टैब पर क्लिक कर सकते हैं। आप राइट क्लिक करके रीनेम विकल्प को चुन करके वर्कशीट का नाम बदल सकते हैं। इसी प्रकार वर्कशीट को डिलीट, कॉपी या एक ही वर्कबुक या नई वर्कबुक में स्थानांतरित किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि एक वर्कशीट में किए गए परिवर्तन एकाधिक वर्कशीट में दिखाई दें तो दो या दो से अधिक वर्कशीट को कपल्ड भी किया जा सकता है। वर्कशीट को समूहबद्ध करने के लिए पहली वर्कशीट को चुनें, कंट्रोल की दबाएं और जिस दूसरी वर्कशीट को ग्रुप्ड करना है उसे चुन करके कंट्रोल की छोड़ दे सकते हैं। टैब के उपयोग से कॉलम, रो और सेल के साथ कार्य करना। होम टैब में उपलब्ध अवेलेबल कमांड के समूह वेरियस कमांड्स ग्रुप का उपयोग करके सेल की फॉर्मेटिंग की जा सकती है। डिफ़ॉल्ट रूप से वर्कबुक और वर्कशीट में उपलब्ध सभी कॉलम और रो की एक ही ऊंचाई और चौड़ाई की होती हैं। ये होम टैब में उपलब्ध फॉर्मेट विकल्प का उपयोग करके उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के अनुसार बदला जा सकता है, जैसे कि नई रो, कॉलम और वर्कशीट में उपलब्ध इंसर्ट मेन्यू के उपयोग से बनाई जा सकती है। किसी रो, कॉलम और वर्कशीट पर राइट क्लिक करके भी नए आइटम को सम्मिलित करने का विकल्प देखा जा सकता है। तो यहाँ पर एक्सेल में कार्य करते वक्त निम्नलिखित सुझावों में समय की बचत
पहली है कई रोज और कॉलम को इंसर्ट करने के लिए पंक्तियों और स्तंभों की संख्या x का चयन और रो की संख्या x डाल करके इंसर्ट कर सकते हैं। सभी सेल्स को चुनने के लिए कंट्रोल ए और वर्कशीट की शीट्स बाईं और प्रतिशत पर क्लिक कर सकते हैं। आप सभी एक्सेल फाइल को एक साथ खोलने के लिए सभी का सेलेक्ट कर एंटर की दबा सकते हैं। सेल बोर्ड्स विकल्प यानी कि बॉर्डर ऑप्शन का उपयोग करके डायलॉग लाइन बनाई जा सकती है। कंट्रोल प्लस तीर के चिन्ह का उपयोग करके एक्सेल वर्कशीट के भीतर तेजी से नेविगेट कर सकते हैं। होम टैब के तहत हम यहाँ पर कुछ विकल्पों का उपयोग करके सेल कंटेंट को फॉर्मेटिंग की जा सकती है, जैसे कि क्लिपबोर्ड ग्रुप। कॉपी करके सेल सामग्री को व्यू मूविंग के उपयोग के लिए फॉर्मेट पेंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग एंड कॉपी बनाता है। यह बटन दस्तावेज में कई स्थानों पर एक ही फॉर्मेटिंग लागू करने के काम को रिपीटेशन को बचाता है। और फॉन्ट ग्रुप की बात करें, एक सेल के समय ग्रुप और फॉन्ट के फॉन्ट आकार बदलने और बोल्ड करने, इटालिक, अंडरलाइन और बॉर्डर को जोड़ने के लिए फॉन्ट कलर बदलने में उपयोगी होता है। अलाइनमेंट ग्रुप की बात करें, टेक्स्ट की क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट में बदलने के लिए टेक्स्ट रैपिंग और मर्जिंग आदि का उपयोग होता है। ब्रेव टेक्स्ट फीचर्स का उपयोग यूज करने के लिए सेल की सभी सामग्री को कई लाइनों में प्रदर्शित हो जाएंगी, जैसे कि मर्ज सेल। सेल को मर्ज करने के लिए एक सेल का चयन कर जिस सेल का मर्ज करने को चाहते हैं उसे मर्ज या सेंटर कैरेक्टर पर क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर्ड ग्रुप की बात करें। आप जनरल फॉर्मेट में सेल का कोई भी विशिष्ट फॉर्मेट नहीं होता है। नई वर्कबुक की सभी सेल के लिए डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट, जब आप एक सेल में एक नंबर या डेटा को एंटर करते हैं तो एक्सेल अपने प्रारूप का अनुमान लगाता है और फिर सेल के इसे लागू करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप अप्रैल 2016 दर्ज करते हैं तो स्वतः ही 1 अप्रैल 2016 दिनांक स्वरूप में बदल जाता है। फिर है व्यू टाइप की बात करें, फ्रीज पेन्स। विभिन्न रोज और कॉलम को एक वर्कशीट में फ्रोजन किया जा सकता है। वर्कशीट का सिर्फ फ्रीज किया हुआ हिस्सा हर समय विजिबल रहता है और स्क्रॉल करने के सेल की बाकी हिस्सों को सुविधा के अनुसार उपयोग किया जा सकता है। तो व्यू टैब के तहत उपलब्ध स्प्लिट ऑप्शन का उपयोग करके दो अलग अलग वर्गों को एक साथ देखा और संपादित किया जा सकता है। पेज लेआउट की बात करें, पेज लेआउट टैब में हम क्या करते हैं, प्रिंटिंग और वर्कशीट प्रिंट करने के लिए फाइल टैब का चयन कर प्रिंट कर सकते हैं। दाईं ओर प्रिंट सेटिंग और प्रिंट पूर्वानुमान के साथ प्रदर्शित किया जाता है। प्रिंटर या प्रिंट रेंज या साइड या कागज के दोनों किनारों पर प्रिंटिंग, यदि प्रिंटिंग समर्थ है, सपोर्टेड है। पेज ओरिएंटेशन, लैंडस्केप बोर्ड या फिर पेज साइज, मार्जिन, स्केलिंग के तहत शीट्स पर प्रिंट बटन पर क्लिक करके इसको सेटअप किया जा सकता है। पेज लेआउट टैब का उपयोग करके अधिकांश सेटिंग पहले से ही की जा सकती है। और सामग्री के एक पृष्ठ को फिट करने के लिए स्केलिंग ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। यूजर्स की आवश्यकता अनुसार सभी स्तंभ और पंक्तियों को एक ही पृष्ठ पर फिट किया जा सकता है। आप एक पंक्ति या सभी पृष्ठों पर दोहराना चाहते हैं तो प्रिंट टाइटल ऑप्शन के तहत अंडर यह प्रयोग का सेटअप पेज सेटअप ग्रुप के रूप में उपलब्ध किया जा सकता है। पेज सेटअप ग्रुप में ब्रेक कमांड की मदद से पेज ब्रेक लगाया जा सकता है। फॉर्मेट ड्रॉप डाउन मेन्यू में ऑटो फिट कॉलम विड्थ स्वतः ही फिट हो जाता है। सॉर्ट एंड फिल्टर की बात करें, सॉर्टिंग में अपने वर्कशीट डेटा का एक विशेष स्पेसिफिक ऑर्डर में आयोजन मूल रूप से सॉर्टिंग कहलाता है। उदाहरण के लिए स्कूल के छात्रों की सूची अल्फाबेट और के ऑर्डर, कक्षावार या जन्म के क्रम में या फिर रोल नंबर वाइज या अदर ऑर्डर में लगाना। वर्णमाला क्रम में सॉर्टिंग की बात करें, एक सेल में कॉलम का चयन करें, फिर सॉर्ट करना चाहते हैं तो उदाहरण के लिए एक स्तंभ में एक सेल का चयन कर सकते हैं। होम टैब में एडिटिंग ग्रुप में सॉर्ट और फिल्टर कमांड पर क्लिक कर सकते हैं। A to Z चयन करें और एक श्रेणी कॉलम की जानकारी अल्फाबेट के क्रम में आयोजित की जाएगी। एक सूची में रिवर्स अल्फाबेटिकली क्रम में क्रमबद्ध करने के लिए Z से A में क्रमबद्ध किया जाता है। नेक्स्ट देखें,
छोटे से बड़े क्रम में सॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक कॉलम सेल का चयन करें जिसे आप इसमें संख्या प्रविष्टि सॉर्ट करना चाहते हैं। होम टैब पर एडिटिंग ग्रुप के सॉर्ट और फिल्टर कमांड पर क्लिक करें। छोटे से बड़े को चयन कर यह जानकारी छोटी से बड़ी के लिए आयोजित हो जाएगी। बड़ा से छोटा करने के लिए रिवर्स न्यूमेरिकल ऑर्डर भी कर सकते हैं। टू सॉर्ट एट मल्टीपल लेवल की बात करें, होम टैब पर एडिटिंग ग्रुप में सॉर्ट और फिल्टर कमांड पर क्लिक करें। डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए सूची में कस्टम सॉर्ट्स पर क्लिक कर सकते हैं। डेटा टैब का चयन करें, सॉर्ट्स और फिल्टर ग्रुप को ढूंढ सकते हैं। सॉर्ट्स कमांड पर क्लिक करके कस्टम सॉर्ट्स डायलॉग बॉक्स खोलें जहां आप एक से अधिक आइटम को सॉर्ट कर सकते हैं। कॉलम सॉर्ट बाय फील्ड और ड्राई डाउन ट्री पर क्लिक करें और फिर विकल्पों में चुने उदाहरण के लिए कैटेगरी का चयन कर सकते हैं। किसी भी तरह सॉर्ट करना या उदाहरण के लिए हम डिफॉल्ट मान के रूप में छोड़ सकते हैं। परिणाम किसी भी क्रम में हो यह वर्णाक्रम में आयोजित किया जाता है। आप A to Z चुन सकते हैं। सॉर्ट बाय में एक आइटम जोड़ने के लिए ऐड लेवल पर क्लिक कर सकते हैं। कॉलम में उपलब्ध देन बाय फील्ड को चुने उदाहरण के लिए हम यूनिट कास्ट को चुन सकते हैं। चूज किस पर हाउ और सॉर्ट करना है तो उदाहरण के लिए डिफॉल्ट मान के रूप में छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखें, जैसे हाउ परिणाम रिजल्ट को जमाना हो तो एक छोटी से सबसे बड़ी स्वरूप में जोड़ सकते हैं। ओके पर क्लिक कर सकते हैं। फिल्टरिंग की बात करें, इस तरह फिल्टर की सुविधा को परिणाम रिजल्ट के सटीक नैरो डाउन की आवश्यकता के अनुसार एज पर रिक्वायरमेंट लिमिटेड डेटा प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर आप केवल इस पंक्ति जिसमें एक छात्र विशेष में 70 से प्रतिशत से अंक हासिल किया गया है डेटा प्रदर्शित किया करना चाहते हैं तो डेटा के निशान मार्क कॉलम का उपयोग करके फिल्टर किया जा सकता है। बुनियादी फार्मूला, बेसिक फार्मूला एंड फंक्शन की बात करें। फार्मूला जो समीकरण है जो आप वर्कशीट में वैल्यूज पर गणना कर प्रदर्शन करते हैं। एमएस एक्सेल में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो जाता है। एक साधारण गणना करने के लिए आपको सूत्र के आगे बराबर के बाद में गणना लिखनी होती है, जैसे कि बराबर 5 प्लस 79 सेल में 84 दे देंगे। कई ऑपरेशंस इसी तरीके के होते हैं और फार्मूले में हमें 5 प्लस 89 इंटू 5 6 डिवाइड बाई 8 इस तरीके से निकालना होता है। फार्मूले में वास्तविक और नंबर्स के स्थान पर सेल रेफरेंस का उपयोग किया जाता है। सेल रेफरेंस के द्वारा फार्मूला अप्लाई करने के लिए बराबर, इक्वल और सिंबल के साथ सेल कोऑर्डिनेशन और एसोसिएट और ऑपरेशन लिख सकते हैं। जैसे कि फार्मूला बनता कैसे है, जैसे यहाँ पर भी फार्मूला लिखना होता है। ऑटो सम यहाँ पर हमें फार्मूला होता है फंक्शन लाइब्रेरी में। तो फार्मूला एडिट करने के लिए सेल पर क्लिक कर सकते हैं और फार्मूला हम यहाँ पर डिस्प्ले होगा। एंटर की पर दबाएं। प्री डिफाइंड फार्मूले के लिए जिसे फंक्शन कहते हैं, फंक्शन का लाभ यह है कि इसमें फार्मूला नहीं लिखना पड़ेगा और बहुत ही समय की सेविंग होगी। जैसे कि सम ऑफ v1 v2 v3 यानी तीनों का योग हो जाएगा। यहाँ पर v1 v2 v3 तीनों का योग यहाँ पर इसके अंदर आ जाएगा, पहले कॉलम के अंदर v1 v2। सेल में v1 v2 v3 में उपलब्ध मूल्यों को जोड़ देगा और सम को फंक्शन कहते हैं और ब्रैकेट के भीतर सामग्री को आर्गुमेंट कहते हैं। इस प्रकार कई फंक्शंस को एक्सेल शीट में गणना कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फार्मूला टैब में फंक्शन लाइब्रेरी में उपलब्ध फंक्शन को पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखें, जैसे सम है, आर्गुमेंट में उपस्थित सभी सेलों के जोड़ने के लिए काम आता है सम। एवरेज, आर्गुमेंट में उपस्थित सभी सेल के मूल्यों को एवरेज देता है। काउंट, सेल रेंज में आइटम की संख्या को गिनता है। काउंट टाइयर, जैसे क्राइटेरिया के मिलने पर मैच करने पर आइटम की गणना करता है। मैक्सिमम, आर्गुमेंट में उपस्थित सभी सेलों के मूल्यों में से अधिकतम मान की वैल्यू देता है। मिनिमम, आर्गुमेंट में उपस्थित सभी मूल्यों में न्यूनतम मान की वैल्यू देता है। फिर है कंसेंट कॉन कॉनकैटिनेंट, दो या दो से अधिक टेक्स्ट की स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है। कॉनकैटिनेंट। लेफ्ट में क्या करेंगे,
बाईं ओर शुरू करते हुए कितने अक्षर की संख्या बनाता है। राइट में हम देखें, एक स्ट्रिंग की दाईं ओर शुरू करते हुए कितने अक्षर की संख्या बनाता है। लेंथ की बात करें, टेक्स्ट स्ट्रिंग की लंबाई को बताता है। ट्रिम की बात करें, टेक्स्ट की शुरुआत और अंत में उपस्थित रिक्त स्थान को निकालता है। लोअर की बात करें, किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर को लोअर केस में बदल देता है। अपर की बात करें, किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर को अपर केस में बदल देता है। फिर वी लुकअप की बात करें, तालिका केवल में पहले कॉलम के मूल्य को दिखाता है और दूसरे कॉलम में इसी मान को देता है और वर्ग बुक में भी हो सकता है। राउंड की बात करें, दी गई संख्या के एक नंबर को पूर्णांक बनाता है। राउंड डाउन की बात करें, दी गई संख्या एक शून्य की और नंबर को राउंड बनाता है। राउंड अप की बात, दी गई संख्या को शून्य से 2 नंबर का पूर्णांक बनाता है। तो अगर आप एक सूत्र का परिणाम एक सेल में प्रदर्शित करने के लिए बहुत बड़ा है, तो आप मूल्य की बजाय इस रूप में दिखाई देगा, जिसका अर्थ है कि यह कॉलम विशिष्ट सेल सामग्री प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त सेल नहीं है। सेल कंटेंट को दिखाने के लिए कॉलम की चौड़ाई बढ़ा लें। एक्सेल फार्मूला के रिजल्ट पेस्ट स्पेशल सुविधा का उपयोग मूल्य के रूप में पेस्ट पर स्टैटिक टेक्स्ट में परिवर्तित किया जा सकता है। चार्ट की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट द्वारा डेटा का चित्र में यानी पार्शियली प्रेजेंटेशन किया जाता है। चार्ट की सहायता से आप श्रोता या प्रेजेंटेशन या संख्याओं के पीछे छिपे मीनिंग को आसानी से समझ सकते हैं, जिनका अर्थ तुलना या फिर रुझान को दिखाना बहुत आसान हो जाता है। एक चार्ट में कई तत्व, जिसमें कुछ डिफॉल्ट, कुछ डिस्प्ले होते हैं, कुछ दूसरों की आवश्यकता के अनुसार जोड़ा जा सकता है। आप भी डिस्प्ले बदलने के लिए विभिन्न चार्टों को हटा या जोड़ सकते हैं। अब चार्ट की बात करने से चार्ट टाइटल टाइटल चार्ट के बारे में डिस्कशन बताता है हमें। डेटा पॉइंट्स, हॉरिजेंटल बार, लाइंस, कॉलम्स और डेटा मार्कर। डेटा सीरीज की बात करें, एक वर्क शीट में कुछ रो और कॉलम से संबंधित डेटा पॉइंट्स को एक साथ डेटा सीरीज या ग्रुप में किया जाता है। रीजेंट की बात करें, चार्ट पर प्रत्येक डेटा सीरीज के लिए कलर में प्रदर्शित होगी लीजेंड द्वारा निर्णय किया जाएगा। जटिल चार्ट्स के लिए यह महत्वपूर्ण घटक है। वर्टिकल एक्सिस और वैल्यू एक्सिस की बात करें, वैल्यू एक्सिस संख्यात्मक पैमाना है जो डेटा पॉइंट वैल्यू को दिखाता है। एक बार में चार्ट में हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वैल्यू एक्सिस होती है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस और कैटेगरी एक्सिस की बात करें, वह लाइन जब बहुत सी डेटा सीरीज व्यवस्थित होती है, चार्ट का हॉरिजॉन्टल भाग है। और बार चार्ट में वर्टिकल एक्सिस कैटेगरी एक्सिस कहलाती है। डेटा लेवल्स की बात करें, डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू डेटा लेवल्स कहलाती है। ग्रिड लाइन्स की बात करें, प्लॉट एरिया में दिखाई देने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन ग्रिड लाइन्स कहलाती है। और चार्टिंग वर्कशीट डेटा की बात करें, विभिन्न उद्देश्यों और परिदृश्यों के लिए एक्सेल में विभिन्न प्रकार के चार्ट उपलब्ध हैं। जब कभी हम डेटा का विजुअल प्रदर्शन करते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि सभी चार्ट्स के प्रकार का अलग करना होता है। सभी चार्ट्स डेटा का विजुअल प्रेजेंटेशन करने में सक्षम होते हैं, परंतु अलग अलग चार्ट अलग अलग तरीके से डेटा को दिखाते हैं। उदाहरण के लिए लाइन चार्ट समय के साथ परिवर्तन दिखाने के लिए उपयोगी है, जबकि बार चार्ट को संबंध दिखाने में उपयोगी होता है। एमएस एक्सेल 2010 का नियमित उपयोग आपको उपलब्ध चार्ट के प्रकारों से उत्तम प्रकार का चार्ट चुनने में अधिक परिचित एवं प्रोफिशिएंट बना देता है और चार्ट टाइप में सर्वोत्तम रूप में चुनने में कुशल बना देगा। चार्ट के प्रकार और रूप का उत्तम चयन का उपयोग आपको विजुअल डेटा में सबसे अच्छे सार्थक तरीके से प्रदर्शित करने में सहायक होगा। कॉलम्स की बात करें हम यहाँ पर, कॉलम में श्रेणियों कैटेगरी को हॉरिजॉन्टल लाइंस में दिखाई देगा, जिसका मूल्य खड़ी लाइनों में दिखाई देते हैं। लेकिन एक बार चार्ट में कैटेगरी खड़ी लाइनों में दिखाई देती है। कॉलम चार्ट में श्रेणियां वर्टिकल लाइनों में दिखाई देती हैं और वैल्यूज वर्टिकली, जिसे एक बार चार्ट कैटेगरी में खड़ी वर्टिकली दिखाई देती हैं। बार की बात करें, बार चार्ट कॉलम चार्ट के समान है, सिवाय इसके कि बार को खड़ी करने के बजाय
हॉरिजॉन्टल के प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक बार चार्ट समय की एक निश्चित अवधि में आइटम के बीच कंपैरिजन पर प्रकाश डालता है। पाई चार्ट की बात करें, पाई चार्ट मुख्य रूप से योग करने के लिए प्रत्येक मान के योगदान को दिखाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। पाई चार्ट शेयरों की तुलना को आसान बनाते हैं। प्रत्येक मूल्य पाई के एक टुकड़े के रूप में दिखाई देता है। एक कारण यह देखना आसान है कि कौन सी वैल्यू कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन दे रही है। पाई चार्ट में सिर्फ एक चार्ट डेटा श्रृंखला सीरीज होती है। इस प्रकार के चार्ट की सभी वैल्यूज पॉजिटिव होनी चाहिए। लाइन की बात करें, एक लाइन चार्ट समय के साथ एक नियमित और एक समय के अंतराल में क्षैतिज अक्ष पर प्लॉट किए जाते हैं और रुझान दिखाने के लिए आदर्श होते हैं। इसमें डेटा पॉइंट्स एक रुझान के रूप में कनेक्ट रहते हैं और यह बताना आसान होता है कि वैल्यूज पर इंक्रीजिंग रहती है। लाइन चार्ट में परिवर्तन की राशि करने के बजाय ट्रेंड्स पर जोर दिया जाता है। एरिया की बात करें, एरिया समय के साथ परिवर्तन एवं इन परिवर्तनों के योग दोनों को दर्शाता है। वे चार्ट रेखाओं और उसके सिमिलर है। सिवाय एक्सेप्ट की ये लाइनों के नीचे के क्षेत्र यानी कि एरिया अंडर बिलो भरे रहते हैं और एरिया चार्ट समय के साथ वैल्यूज के सापेक्ष महत्व को दर्शाता है। एक्स वाई स्केटर की बात करें, एक्स वाई स्केटर विकराल चार्ट डेटा पॉइंट्स और वेरिएबल के बीच संबंध का विश्लेषण करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये वैल्यूज की जोड़ी की तुलना करते हैं। एक लाइन चार्ट के विपरीत डेटा को नियमित रेगुलर स्पेस के रूप में आवश्यक नहीं है और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कैटेगरीज के वर्टिकल एक्सिस के साथ वैल्यूज के स्थानों पर दोनों एक्सिस पर संख्यात्मक मान न्यूमेरिकल वैल्यूज का उपयोग किया जाता है। लाइन्स क्या व्यक्त करती हैं इसे दिखाने के लिए लीजेंड का उपयोग किया जाता है। फिर है स्टॉक। एक चार्ट अक्सर शेयर मार्केट का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह चार्ट वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक डेटा जैसे टेम्परेचर परिवर्तन को दर्शाने के लिए इंडिकेट किया जाता है। फिर है सरफेस की बात करें तो बदलते वेरिएबल में उपलब्ध उच्च एवं निम्न को इंगित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सरफेस चार्ट आप एक 3D परिदृश्य में डेटा प्रस्तुत करने के लिए भी अनुमति देते हैं। एक बड़े डेटा सेट के साथ साथ सबसे अच्छा काम करते हैं। एक इनके साथ आपको एक समय में अलग अलग किस्म की जानकारी देखने की अनुमति प्रदान होती है। सरफेस चार्ट को सतत वक्र में दो आयामों की वैल्यूज में रुझान और प्लॉट करता है। सरफेस चार्ट में रुझान दो वेरिएबल का संयुक्त प्रभाव तीसरे वेरिएबल को दिखाने के थ्रू प्रदर्शित किया जाता है। सरफेस चार्ट का उपयोग करने के लिए आपको कम से कम डेटा सीरीज की आवश्यकता होती है और दोनों को एक्स वाई चार्ट के समान ही संख्यात्मक होना चाहिए। बबल चार्ट की बात करें, एक बबल चार्ट स्कैटर चार्ट एक ही प्रकार का टाइप है। बबल के आकार थर्ड वेरिएबल के वैल्यू इंगित करता है। इसमें डेटा को व्यवस्थित करने के लिए एक्स वैल्यू को रो और कॉलम में रखें और उसके बाद करस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू को बबल साइज को एडजस्ट यानी सटे हुए रो या कॉलम में रख सकते हैं। डफनेट की बात करें, डोनेट चार्ट होता है डफनेट चार्ट। डफनेट चार्ट पाई चार्ट का ही वेरिएशन है और पाई चार्ट केवल एक ही डेटा सीरीज के लिए रेस्ट्रिकेटेड है, लेकिन डोनेट डफनेट चार्ट पर कोई प्रतिबंध नहीं है। फिर रेडार चार्ट। रेडार चार्ट व्यक्तिगत और समय के परिणामों के बीच के रिश्ते को दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक विशेष स्पेशल उपयोग है। एक रेडार चार्ट प्रत्येक श्रेणी अपनी ही दूरी के केंद्रीय बिंदु की रेडिएटिंग होती है और डेटा पॉइंट के बगल में प्लॉट किए जाते हैं और समान श्रृंखला के बिंदु डेटा लाइनों के द्वारा जुड़े होते हैं। कॉम्बिनेशन की बात करें, एक कॉम्बिनेशन चार्ट एक प्रकार के चार्ट को दूसरे प्रकार के चार्ट के साथ रखते हैं और विभिन्न डिफरेंस सीरीज के लिए बिंदुओं को यानी कि बीच रिलेशन को दिखाने के लिए बहुत उपयोगी है। बुनियादी चार्ट की बात करें, बेसिक चार्ट के 3D संस्करण होता है। 3D चार्ट में शंकु चार्ट की बात करें, शंकु सिलेंडर पिरामिड डेटा मार्कर और बहुत से आश्चर्यजनक ड्रामेटिक इफेक्ट 3D के और पट्टी चार्ट के लिए यानी बार चार्ट को दे सकते हैं। तो सिलेंडर शंकु और पिरामिड चार्ट सब टाइप वास्तव में 3 प्रकार के 3D कॉलम उप सब टाइप में बदलाव कर सकते हैं। जब आप अपने स्तंभ चार्ट में स्तंभों के लिए अलग आकार से करना चाहते हैं तब आप कॉलम चार्ट यानी सब टाइप में भी उपयोग कर सकते हैं। एक चार्ट बनाना, क्रिएटिंग ए न्यू चार्ट। न्यू चार्ट कैसे बनाएंगे, जैसे कि कॉलम रो हेडिंग डाल देंगे, डेटा को तैयार कर देंगे, डेटा रेंज की सेल रेंज सेलेक्ट कर देंगे, डेटा सोर्स की तरह कार्य करेगा। रिबन में इंसर्ट टैब पर क्लिक करें और चार्ट ग्रुप को इच्छित डिजायर्ड कैटेगरी का सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर डाउन गैलरी में इच्छित चार्ट कोई थंबनेल को चयनित कर सकते हैं, 2D है कि 3D है।
फिर चार्ट का हम कॉलम बना देंगे। उपरोक्त डेटा की मदद से आप स्वयं सभी प्रकार के चार्ट बनाने का प्रयास करें, देखें कि अंतिम परिणाम किस प्रकार के चार्ट प्रदर्शित करते हैं। इसमें आपको चार्ट बनाने का बेहतर ज्ञान होगा। इसके एवज में चार्ट देखें। एक नया चार्ट बनाने के दौरान आप यह तय कर दें कि आपका डेटा किस प्रकार से अलग अलग चार्ट में प्रदर्शित होता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि चेंज चार्ट टाइप कमांड पर क्लिक करके विभिन्न विकल्पों का लाइव प्रीव्यू देखकर इंस्पेक्ट करें और इनकी इच्छा के अनुसार किसी एक प्रकार का चयन करें। अब चार्ट में अगर संशोधन करना है, मॉडिफाई ए चार्ट। एक बार जब आप चार्ट में इंसर्ट करते हैं तो 3 टाइम्स के द्वारा चार्ट टूल का एक रिसेट दिखाई देगा। ये तभी दिखाई देगा जब चार्ट को सिलेक्ट किया जाता है। और चार्ट को संशोधित करने के लिए 3 टैब का उपयोग कर सकते हैं, डिजाइन, लेआउट और फॉर्मेट। डिजाइन टैब में कमांड ग्रुप के तहत प्रदर्शित विभिन्न कमांड टैब और फंक्शंस के नीचे की तालिका को हम देख सकते हैं, जैसे कि टाइप्स, चेंज चार्ट टाइप चेंज कर सकते हैं। सेव एज टेम्पलेट, एक चार्ट को फॉर्मेटिंग या लेआउट को टेम्पलेट की तरह सेव कर सकते हैं, जिसे भविष्य में कई चार्ट बना सकते हैं। स्विच रो एंड कॉलम, वर्कशीट डेटा जिनका चार्ट के एक्सिस लेवल्स के साथ लीजेंड एंट्रीज किया गया उसका तत्काल प्रभाव यानी कि स्विफ्ट इंटरचेंज कर सकते हैं। सेलेक्ट डेटा, डेटा चार्ट में शामिल सेल रेंज को बदल सकते हैं। क्विक लेआउट की बात करें, चार्ट के संपूर्ण लेआउट में बदल सकते हैं। चार्ट स्टाइल की बात करें, क्विक स्टाइल में चार्ट के संपूर्ण विजुअल स्टाइल को बदल सकते हैं। मूव चार्ट की बात करें, वर्कबुक चार्ट को एक टैब या वर्कबुक में ले जाने हेतु काम में ले सकते हैं। चार्ट टाइप में बदलाव करना, चेंज चार्ट टाइप, एक चार्ट टाइप में बदलाव की प्रक्रिया को यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे कि क्या है चार्ट टाइप में बदलाव की प्रक्रिया। चार्ट तत्व को चाहे अनुसार लेआउट के टैब के माध्यम से बदल सकते हैं, जैसे चार्ट एलिमेंट। कॉम्बो बॉक्स वर्तमान में चार्ट में चयनित चार्ट एलिमेंट की सूची को प्रदर्शित करता है, सीधे ही नए अलाइनमेंट के चयन करने में मदद करता है। फॉर्मेट सेक्शन की बात करें, फॉर्मेटिंग के लिए सेलेक्टेड चार्ट एलिमेंट के फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स को खोलता है। रीसेट टू मैच स्टाइल की बात करें, चार्ट एलिमेंट के लिए फॉर्मेटिंग परिवर्तनों को रीसेट करता है। इंसर्ट की बात करें, इंसर्ट में हम जैसे पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं, एक फाइल में एक चित्र को इंसर्ट किया जा सकता है। शेप की बात करें, पूर्व में बनी हुई आकृति यानी कि रेडीमेड शेप को इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि आयत को, रेक्टेंगुलर लाइंस को, फ्लोर चार्ट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स को एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया जा सकता है। लेबल्स की बात करें, चार्ट टाइटल, चार्ट टाइटल को जोड़ता है, हटाता है, जगह परिवर्तन कर सकते हैं। एक्सेस टाइटल, लेबल एक्सेस को जोड़ता है, हटाता है, जगह परिवर्तन कर सकता है। लीजेंड की बात करें, जोड़ता है, घटाता है, जगह परिवर्तन कर सकता है चार्ट लीजेंड को। डेटा लेवल्स की बात करें, डेटा लेवल्स को जोड़ता है, घटाता है, जगह परिवर्तन करता है। डेटा टेबल की बात करें, चार्ट में एक डेटा टेबल को जोड़ता है। एक्सेस की बात करें, प्रत्येक एक्सेस के लेआउट का परिवर्तन एवं फॉर्मेटिंग में बदलाव करता है। ग्रिड लाइंस की बात करें, ग्रिड लाइंस को दिखाना है या फिर नहीं दिखाना है यह निश्चित करता है ग्रिड लाइंस। बैकग्राउंड की बात करें, जैसे कि प्लॉट एरिया दिखाना है या नहीं दिखाना है यह निश्चित करता है। चार्ट वॉल की बात करें, चार्ट की वॉल के प्रारूप का फॉर्मेट तैयार करता है। चार्ट फ्लोर की बात करें, 3D फॉर्मेटिंग की प्रवर्तन करता है। 3D रोटेशन की बात करें, ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको चार्ट के 3D व्यू पॉइंट को 3D शो और रोटेशन के प्रकार से बदलने के लिए सक्षम बनाता है। नेक्स्ट देखें, ट्रेड लाइंस की बात करें, ट्रेड लाइंस में क्या होता है, चार्ट में ट्रेड लाइंस को जोड़ता है। लाइंस की बात करें, ड्रॉप लाइंस हाई लो लाइंस को दिखाता है, छुपाता है। अप डाउन बार की बात करें, एक चार्ट में उच्च एवं निम्न बार को जोड़कर उच्च एवं निम्न बार को एम्फेसाइज करता है। एरर चार्ट बार की बात करें, चार्ट में एरर को जोड़ता है। चार्ट प्रॉपर्टीज की बात करें, चेंज चार्ट को जेनरिक नाम प्रदर्शित करता है, जिसमें एक अधिक वर्णनात्मक बनाने के लिए संपादित किया जाता है। फॉर्मेट टैब के माध्यम से चार्ट तत्वों को चाहे अनुसार प्रदर्शित करना, जैसे फॉर्मेट चार्ट एलिमेंट यूजिंग दी फॉर्मेट टैब, तो यहाँ पर फॉर शेप स्टाइल में आ जाएगा। चार्ट अलाइनमेंट को पूर्वानुमान कर सकते हैं विजुअल स्टाइल के तहत। ड्रॉप डाउन में मदद कर सकते हैं। सेव फिल में चार्ट एलिमेंट में भरे जाने वाले फिल कलर के चयन के लिए ड्रॉप डाउन कलर प्लेट्स को उपलब्ध कर सकते हैं। सेव आउटलाइन की बात करें,
चार्ट एलिमेंट के रूपरेखा के लिए रंग, विड्थ और लाइन स्टाइल और स्पेसिफाई के लिए ऑप्शन प्रदान करता है। शेप इफेक्ट की बात करें, चार्ट एलिमेंट पर चाहे अनुसार डिजायर्ड शैडो या ग्लो रिफ्लेक्शन या 3D रोटेशन या विजुअल इफेक्ट लागू कर सकते हैं। उसके बाद में वर्ड आर्ट स्टाइल की बात करें, वर्ड आर्ट स्टाइल में चयनित टेक्स्ट को रेखा शैली यानी लाइन स्टाइल को परिवर्तित कर सकते हैं। टेक्स्ट फिल की बात करें, चार्ट के शीर्षक में चयनित भाग में भरे रंग को पूर्वावलोकन करके अन्य के तौर पर दिखाया जाता है। शीर्षक को चयनित नहीं किया सकता। चार्ट के सभी शीर्षक को एक कलर में दिखाता है। टेक्स्ट आउटलाइन की बात करें, चार्ट के शीर्षक के चयनित भाग के लिए टेक्स्ट आउटलाइन को सेलेक्ट करता है और यदि किसी का चयन नहीं किया गया है तो संपूर्ण शीर्षकों को चयन करता है। टेक्स्ट इफेक्ट की बात करें, चयनित चार्ट अलाइनमेंट पर विजुअल इम्पैक्ट जैसे कि शैडो, ग्लो रिफ्लेक्शन और 3D रोटेशन को लागू करता है। अरेंज की बात करें, जैसे कि ब्रिंग फॉरवर्ड, चयनित सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को एक स्तर आगे लाना या सभी वस्तुओं के सामने लाने के लिए करते हैं। सेंड फॉरवर्ड की बात करें, चयनित वस्तु को एक स्तर पीछे या सभी वस्तुओं को पीछे भेजता है। सिलेक्शन पेन की बात करें, सिलेक्शन पेन को दर्शाता है जिसमें इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का चयन कर उसका क्रम या विजिबिलिटी में बदलाव किया जा सकता है। आउटलाइन की बात करें, कई चयनित वस्तुओं के किनारों को अलाइन करता है जिसमें एक पेज समान रूप से केंद्रित किया जा सकता है। ग्रुप की बात करें, एक समूह वस्तुओं को एक साथ किया जाता है जिसे जरूरत होने पर सभी को एक साथ परिवर्तित किया जा सकता है। रोटेट की बात करें, चयनित वस्तु को रोटेट या फ्लिप किया जा सकता है। साइज की बात करें, शेप, हाइट एंड विड्थ की बात करें, शेप पिक्चर्स की ऊंचाई चौड़ाई को रूपांतरित किया जा सकता है। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर देखें। यहाँ पर हम देखें जैसे कि एक्सेल वर्कबुक को किस कलेक्शन से बनाती है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर है वर्कशीट और चार्ट से बनता है एक्सेल वर्कबुक। नेम बॉक्स में हम देखें, नेम बॉक्स में क्या होता है, नेम बॉक्स में फार्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है नेम बॉक्स। एक्सेल 2003 का एक्सटेंशन और 2007 का एक्सटेंशन और एक्सेल 2010 का एक्सटेंशन क्या है, तो ये यहाँ पर 2003 का है एक्सेल एस, 2007 का एक्सेल एस एक्स और 2010 का भी एक्सेल एक्स एस है। पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी पेस्ट की सुविधा देता है। तो ये एक्चुअल फार्मूला के बजाय एक फार्मूला के रिजल्टिंग वैल्यूज के द्वारा ही देता है। जब आप एक फार्मूला को कॉपी करते हैं तो क्या होता है, न्यूली कॉपीड फार्मूला में सेल रेफरेंस एडिट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का उपयोग कौन से चार्ट के बनाए जा सकते हैं, 2010 का उपयोग करके बार चार्ट, लाइन चार्ट और पाई चार्ट बनाए सकते हैं। वर्कशीट के एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर किसी दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए आपको किसका उपयोग करना होगा, इसके लिए आपको उपयोग करना होगा यहाँ पर स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करना होगा। एक वर्कशीट में रो और कॉलम टाइटल को होल्ड करने के लिए ताकि वह वर्कशीट को स्क्रॉल किया सके, स्क्रॉल न हो, तो इसमें से क्या करना होगा, हमें स्क्रॉल ना हो उसके लिए फ्रीज पेंस कमांड देनी होगी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित सेल में एक चार्ट बनाने के लिए क्या कीबोर्ड शॉर्टकट की दबाया जाए, तो चार्ट बनाने के लिए यहाँ पर F11 कीबोर्ड शॉर्टकट की दबा सकते हैं। एक सूत्र बनाने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है, सूत्र बनाने के लिए सेल वैल्यू और सेल रेफरेंस का उपयोग हम कर सकते हैं।